हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी टेट जो 4 फरवरी 2023 को हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं साइकोलॉजी के। क्योंकि सी टेट में पुराने क्वेश्चन आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ऑर्डरली होता है, ये भी सही है। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी सही है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये कथन गलत है क्योंकि आनुवांशिकता विकास का कारण माना जाता है पर एकमात्र कारण नहीं माना जाता। विकास के दोनों कारण होते हैं, विकास के दोनों कारण होते हैं। इसमें हमारे पास आता है आनुवांशिकता और पर्यावरण। ये दोनों कारक मिलकर बच्चे के विकास की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। क्योंकि बच्चा अगर सामाजिक वातावरण में रहेगा तो उसका फर्क भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवीय क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आंसर है संज्ञानात्मक। क्योंकि जो हम मानव क्षमताएं देखते हैं, समस्या समाधान या चिंतन, अगर हमारे पास कोई समस्या होगी यानी कि बच्चे के पास कोई समस्या होगी तभी तो वह उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। अब देखो, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम में कोई व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है, चिंतन एवं तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है, संकल्पनाओं को याद करता है। यह विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक विकास से बालक में सीखने की क्षमता बढ़ती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शैशवावस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया गया है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। रीजन आता है, बच्चों को सामाजिकरण एवं सरल एवं रेखीय प्रक्रिया है। अब देखो, जो ए और दो हैं दोनों ही कारण गलत हैं क्योंकि बच्चे औपचारिक शिक्षा द्वारा ही कौशल या मूल्य को ग्रहण नहीं करते। कुछ शिक्षाएं वे दैनिक जीवन से सीखते हैं, कुछ शिक्षाएं वे अपने आसपास हो रही घटित वातावरण से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? व्यक्ति हमेशा संतुलन बनाने के लिए निरंतर खोज में लगा रहता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? ये भी जीन पियाजे का क्वेश्चन है। जीन पियाजे के एक ही पेपर में 4 से 5 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, तो जीन पियाजे की थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार इन्होंने चरणों को 4 चरणों में बांटा है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से यानी कि 0 वर्ष से 2 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच रहती है। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11+ होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के देखो, पिछला 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन जीन पियाजे से ही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं में ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? आंसर है संवेदी ज्ञात्मक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? आंसर है इसका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। लेओ वैगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? लेओ वैगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत।
यानी कि इन्होंने बताया कि जितना भी विकास होता है वो जोनो प्रोमैक्सिकल डेवलपमेंट यानी कि जेड पीढ़ी के आसपास होता है। अगर हमें कोई दिशा निर्देश दे या कोई उचित मार्गदर्शन करे तो हम अच्छे से विकास कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। लेव वैगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम में सगुणता दी जाती है? आंसर आता है भाषा। भाषा के माध्यम से हमें बहुत सहज बनाया जाता है, मतलब बच्चों को सहज बनाया जाता है। उन्हें अगर उन्हीं की भाषा में यानी कि जिस समाज में वे रहते हैं उसी भाषा में हम बात बताएंगे तो वे जल्दी सीखेंगे, यानी कि निजी भाषा उसमें ज़्यादा सहयोग करती है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से जो बदलाव जरूरी है वो है कि कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, यानी कि रटंत विद्या सिखाने के अलावा बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाएं, उन्हें करके सीखने की ओर प्रोत्साहित करें। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के विचारों के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को जो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताया था, इन्होंने बताया था कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कि हर व्यक्ति की अपनी विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ विभिन्न स्तर की होती हैं। यहाँ पे फिर अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है और उसका बिल्कुल सही व्याख्यान है। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें सभी प्रतियोगिता में भाग लेना सिखाएं। यानी कि अगर मेल और फीमेल बच्चे ही हैं, मेल और फीमेल हैं, तो वे सारे कला प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगर लड़के कला प्रतियोगिता में संगीत में भाग ले सकते हैं तो लड़कियां गेम्स खेल सकती हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। आंसर हो जाएगा इसका डी। समालोचना चिंतन शिक्षार्थियों के विकास को समझने एवं मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छे या तर्क संगत निर्णय लेने या गलत निर्णय को स्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना, अवलोकन करना और विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। बच्चा अपने आप से क्या गतिविधि कर रहा है या क्या वो क्रिएटिविटी करता है, क्या उसके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, अगर उसका मूल्यांकन करे तो वो ही संरचनावादी कक्षा का एग्जाम्पल है। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा भेदभाव के निष्कासन पर बल देती है। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक, आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं उन्हें बच्चों को लिखित सामग्री को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उन्हें पहली पंक्तियों में आगे बैठाना चाहिए, उन्हें गहरे रंग की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए ताकि वो थोड़ा बहुत उन्हें दिखाई दे सके। और ऑडियो ऐप का हम यूज़ कर सकते हैं। ADH अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर
ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक विद्यार्थियों के समय प्रबंधन एवं संगठनात्मक आदत का विकास की सहायता लेनी चाहिए। उनके कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए और पाठ्यक्रम को उन्हीं के अनुसार लचीला बनाना चाहिए। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? पठन वैकल्प साकेत रूप से लिखित विषय सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करता है। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय प्राविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? आंसर हो जाएगा डी, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीके का इस्तेमाल विद्यार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सुगमनित करना। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापकों को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? आंसर हो जाएगा ए, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में अनुक्रिया समुच्चय का इस्तेमाल करके हतोत्साहित करना चाहिए। नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत है। इसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अनुसरण। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए अध्यापकों को क्या सम्मिलित करना चाहिए? आंसर हो जाएगा निपुणता अनुमुखी उद्देश्य। विद्यालयों में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न कर सकता है? आंसर हो जाएगा कठोर पाठ्यक्रम, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है। किसी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु एवं विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जीवन में संबंध बनाया जाए। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। देखो, कंठस्थीकरण तो बिल्कुल गलत तरीका है, और पर फिर भी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अधिगम शुरुआत में जैसे ABCD है या 1 2 है, उन्हें कंठस्थीकरण ही कराया जाता है। तो इसका कारण क्या है? किसी भी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों को दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। यानी कि अगर हम उनके दैनिक जीवन से या दैनिक अनुभव से वस्तुओं को जोड़ेंगे तो जो विद्यार्थी हैं वो जल्दी सीखेंगे। तो एक कथन सही है, तथा अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि रटंत विद्या प्रवृत्ति से अधिगम को दैनिक जीवन में उपयोग नहीं ला जा सकता। तो आर गलत है हमारा और ए सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। आशा करते हैं यह आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो अगस्त में एग्ज़ाम होगा उसमें मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, प्रीवियस एग्ज़ाम्स पेपर ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू।